तीन मूर्ति भवन के इस सभागार में दिल्ली एनसीआर अध्याय के द्वारा आयोजित इस बिहार संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर आसमी रजा साहब, आलोक रंजन जी, मौलाना तलबे रुशैद रिजवी जी, उपस्थित सौरभ मिश्रा जी, आकृति वर्मा जी, अनिल झा जी, इस कार्यक्रम में दिल्ली के अलग अलग एनसीआर क्षेत्र से पधारे सभी लेट्स इंस्पायर बिहार के इस चैप्टर से जुड़े सदस्यों, करीब पौने दो वर्ष हो चुके हैं जब पहली बार 22 मार्च 2021 को हम लोगों ने लोगों से जुड़ने का आह्वान किया था कि बिहार के भविष्य को यदि अपने जीवन काल में देखना चाहते हो कि अग्रणी हो, तो हर व्यक्ति को कुछ योगदान करना होगा, सकारात्मक योगदान करना होगा। चूंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। इस वर्ष मन में योजना थी कि दिल्ली में कार्यक्रम हो, वार्षिकोत्सव, जैसे पिछले बार हम लोगों ने उद्यमिता सम्मेलन दिल्ली में किया था, इस बार हम लोगों ने बेंगलोर में करने का निर्णय लिया था। लेकिन दिल्ली में कार्यक्रम हो, इस बात की योजना अवश्य थी। इसको क्रियान्वित करने में कुछ समय लगा। हाल में ही दिसंबर में ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि दिल्ली में भी इस बार कार्यक्रम करेंगे, और तब बहुत कम अवधि में सभागार भी हम लोगों ने व्यवस्थित होते हुए देखा। एक टीम बनी जो इधर पिछले कुछ दिनों से शशि बाला जी के नेतृत्व में प्रतिदिन वर्चुअली मिल रही थी और योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम को सफल करने में लगी थी। पिछले वर्ष का अनुभव था, बैठे थे हम लोग एनडीएमसी सभागार में, बिहार उद्यमिता सम्मेलन, सीट्स थी उसमें 350 के आसपास, लेकिन जब लोग आने लगे तो 700 की संख्या पार हो गई थी। पिछले बार बुलाने के लिए सभी लोगों ने एक एक व्यक्ति को फोन किया था और उसके स्वरूप उम्मीद थी कि 300 के आसपास लोग आएंगे, लेकिन 700 की संख्या पार हुई थी। इस बार लोग डर गए कि सभागार छोटा है, तो कहीं ऐसा ना हो, तो ग्रुप में मैसेज डाला गया, व्यक्तिगत आमंत्रण लोगों को नहीं भेजे गए। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हम आज उपस्थित हैं, 1 बजे से उपस्थित हैं, शाम 6 बजे तक। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, बिना व्यक्तिगत आमंत्रण के भी यदि हम आ रहे हैं, सुदूर कोई गुड़गांव से आ रहे हैं, कोई नोएडा से आ रहे हैं, तो मन में एक भाव जो जोड़ रही है वही भाव है जिसके साथ हम लोगों ने इस अभियान का प्रारंभ किया था कि बिहार के लिए अपने जीवन काल में कुछ योगदान दें ताकि बिहार का भविष्य उज्जवल हो। कई अवसरों पर मैंने बातें साझा की हैं, बिहार का इतिहास कैसा था, क्यों हम कहते हैं कि आज बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है, कैसे इस अभियान की संकल्पना हुई कि जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब क्या बात थी कि हम पाटलिपुत्र से उस अखंड भारत के साम्राज्य का शासन कर रहे थे जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, और पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। चिंतन करने पर पाते हैं सोच बड़ी थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। जातियां तब भी थी, लेकिन वैसा जातिवाद उस प्रकार का हावी उस रूप में नहीं था कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के संवर्धन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर सके। जातियां तब भी थी, पर ऐसा जातिवाद नहीं था जिससे शासक भी चुनने में कोई अवरोध आता। बिहार ने सदैव नए अपवाद प्रस्तुत किए थे। वैशाली की जब बात होती है, सभी स्मरण करते हैं विश्व का पहला
गणतंत्र था, जिस समय ऐसी अवधारणा कभी नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति शासन कर सकता है और उस शासन करने वाले व्यक्ति को चुना भी जा सकता है। उसी प्रकार मगध में सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासन कर सकता है। अलग अलग नई सोच के लिए हम जाने जाते थे, तभी तो शून्य की परिकल्पना भी कहीं हुई तो बिहार में हुई। आज लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के करीब 1.25 वर्ष हुए। करीब 9.5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में 52,000 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी करीब 1,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं। एनसीआर चैप्टर 1, चैप्टर 2, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव। कुछ जगह छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे गुड़गांव में, फरीदाबाद में। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर लगभग 900 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत समय से जुड़े हुए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। करना हम क्या चाहते हैं? बिहार की बात यदि होती है तो बिहार के अंदर जिलों में अध्याय स्थापित करना तो समझ में आता है। जब हम बात करते हैं कि जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर यदि ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे, निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। यदि हम कहते हैं कि शिक्षा के विकास में ऊर्जा लगाओगे, तो पहली बात तो शिक्षा की ही होती। बिहार ज्ञान की भूमि रही। यदि शिक्षा का विकास उस रूप में हो, जैसे अभी डॉक्टर शिवानी को हम लोग सुन रहे थे, मन में वो, सबके मन में वो पीड़ा है कि भाई क्यों बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले अंबिकानंद झा जी बोल रहे थे कि बच्चे भी बिहार के, शिक्षक भी बिहार के, लेकिन पढ़ रहे हैं कहीं और। इकोनॉमी का जो ड्रेन है उस रूप में हो रहा है। तो शिक्षा की बात हुई, जो बिहार के जिलों में कैसे करें समतामूलक समाज का निर्माण, जिसमें जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप विकसित हो सके, जिसमें जो व्यक्ति सक्षम है उनका सहयोग कर सके जिसको आवश्यकता है, और उद्यमिता का विकास। बिहार प्राचीन काल से उद्यमिता के लिए जानी गई, परंतु आज अधिकांश लोगों को यदि हम देखें तो बात और सोच कहाँ तक है। कितनी भी पढ़ाई कर लें, एक उदाहरण कुछ दिनों पहले सबने देखा था, जब एक छात्र जिसने आईआईटी से बीटेक भी किया, एमटेक भी किया, उसके बाद उसने रेलवे में गैंगमैन की नौकरी को स्वीकार किया। और जब पूछा गया तो वही बात आई कि जॉब बड़ा सिक्योर है, पूरे परिवार का प्रेशर था कि सरकारी नौकरी में अब जाएं। परिणति क्या होती है? यदि राजनीति को भी देखें, यदि सोशल जो बातें होती हैं उसको देखें, तो बातें रह जाती है सरकारी नौकरी तक। लेकिन सीधी सी बात है, कोई भी सरकार आ जाए, संभव नहीं कि हर व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दे सकें। उस पर चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है, लेकिन संभव नहीं हो। विकास, बिहार के विकास का तो कतिपय आधार नहीं हो सकता है। बिहार का विकास यदि होगा तो कैसे संभव होगा? निश्चित है शिक्षा के विकास से होगा, एक समतामूलक समाज के निर्माण से होगा, और उद्यमिता के विकास से होगा। तो लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में प्रारंभ से ही इन 3 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोगों से जुड़ने का आह्वान करते रहे हैं। एक सामाजिक प्रयास, किसी भी परिवर्तन के लिए 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक अप्रोच हो सकता है जो ऊपर से हो, तो सरकार करे, टॉप डाउन अप्रोच, कोई नई नीति बनी, उसके आलोक में बहुत सारे परिवर्तन हुए जो आवश्यक है। लेकिन किसी परिवर्तन को पूर्णतः साकार होने के लिए आवश्यकता यह है कि बॉटम अप अप्रोच भी हो। ऊपर से यदि हम कुछ करें और नीचे तक उसकी चीजें नहीं पहुंचे और बहुत समय तक नहीं पहुंचे, अवस्था ऐसी हो जाए कि कुछ समय के बाद ऊपर से जो चल रहा हो उसको विश्वास नहीं हो और नीचे से लोग भटक जाएं, कुछ वैसी ही स्थिति मैंने बिहार में देखी है। क्षमता तो अद्भुत, क्षमता तो ऐसी थी कि जब पूर्वज उस अवस्था में जो संसाधन नहीं थे, जिन बातों की हम लोग बात करते हैं, तब तो हम अफगानिस्तान तक जोड़कर एक साम्राज्य को शासित कर सकते थे। उद्यमिता ऐसी थी जिसमें चंपा की हम लोग बात अक्सर करते हैं, कैसे व्यापारी आते थे, इतने प्रेरित हो गए कि वियतनाम तक 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान दिया था ताकि किसी एक आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित किया जा सके। अनेक उदाहरण है, इतिहास के अनेक उदाहरण है जो प्रेरित करते हैं, बताते हैं हमारी क्षमता क्या थी। लेकिन आज यदि अपने जीवन काल में परिवर्तन करना चाहते हैं,
करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। हर व्यक्ति के मन में पीड़ा है कि भाई क्यों बिहार से कोई बाहर पढ़ने जाए, क्यों रोजगार के साधन बिहार के बाहर नहीं हो, बिहार में नहीं हो, बिहार के बाहर जाना पड़े। हर व्यक्ति उस रूप में उत्थान देखना चाहता है, हर व्यक्ति उस रूप में एक विकसित बिहार को देखना चाहता है जिसमें पर्यटन की भी असीम संभावना रहे। अनेक ऐसे स्थल हैं जो उपेक्षित हैं, अनेक ऐतिहासिक विरासत के स्थल ऐसे हैं जिसको लोग जानते नहीं, अनेक ऐसे बिंदु हैं जिसको यदि हम चिंतन करें, जिनका विकास हो तो निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। संसाधन विहीन अवस्था में यदि हम जब तब कर सकते थे और आज नहीं कर पा रहे, सोचना होगा क्यों, कारण क्या है। लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में मूल संदेश यदि कुछ है तो यही है कि छोटे छोटे बातों से ऊपर उठना होगा, मिलकर चलना होगा, संघर्षों को मिटाकर सहयोग करना होगा। प्रारंभ में चीजें आसान नहीं लगेंगी, प्रारंभ में हो सकता है कि कुछ ही लोग दिखें, जो दिखते हैं जो मेरे सोच से मिलते जुलते चलते हैं, बाकी लोग उपहास उड़ाते होंगे, बाकी लोग किसी अन्य प्रकार की तुलना करते होंगे, कहते होंगे भाई क्या करने चले हैं। अक्सर जब लोगों से बात होती है इस अभियान का प्रारंभ क्यों हुआ था, स्वामी विवेकानंद जयंती पर पूरे बिहार से युवा एकत्रित हुए थे पटना में, उनसे बात कर रहा था। पहला प्रश्न, बिहार के इतिहास की जब कल्पना करते हो तो क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो हर व्यक्ति ने बड़े गर्व के साथ कहा हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, हमारे यहाँ नालंदा थी, आचार्य चाणक्य थे, शून्य के हम प्रवर्तक थे, अनेक अनेक उदाहरण सबने दिए। तो मैंने भी कहा बिल्कुल सही बात है, बिहार ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही, ये तो हमारा इतिहास था। लेकिन वर्तमान की जब बात करते हो तो किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं? पूरे सभागार में, इससे भी बड़ा सभागार था जिसमें पूरी निराशा के बाद हर व्यक्ति के मुख से निकली कि भाई पहले तो ऐसे थे लेकिन आज स्थिति वो नहीं है, स्थिति बदल गई है। स्थितियां जो पहले थी कुछ अलग बात थी, कुछ तो बात आज बदली हुई है, तभी तो हम विकास के सबसे पिछड़े पायदान पर पाए जाते हैं। तब अगला प्रश्न हुआ कि जब वर्तमान ऐसा है तो बिहार का भविष्य कैसा होगा? जो इतने संघर्ष में तुम नाम ले रहे हो, जातिवाद का तुम नाम ले रहे हो, संप्रदायवाद का तुम नाम ले रहे हो, लिंग भेद का तुम अलग अलग प्रकार के नाम ले रहे हो, अलग अलग बातों के नाम ले रहे हो, कहते हो कि इसके कारण वर्तमान हमारा जटिल हो चुका है और भविष्य की बात सन्नाटा छा गया। पूरे सभागार में जब पूछा गया बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हो तो क्या भाव उत्पन्न होते हैं, तो एक अजीब सी निराशा देखने को मिली। तब मैंने पूछा कितने लोगों के मन में विश्वास है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा? पूरे सभागार जिसमें 500 से अधिक लोग बैठे थे, केवल 3 हाथ उठे और जब तीनों हाथों से जिन्होंने उठाए तो उनसे प्रश्न किया गया कि जब इतने लोगों को विश्वास नहीं है कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा तो तुम्हें क्या अलग बात है, तुम क्या सोचते हो कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा? और तीनों का उत्तर यही था, जिसका इतिहास वैसा गौरवशाली रहा हो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हमारा सामर्थ्य क्या है। यदि हम अपने आप को समझ गए, हमने अपने सामर्थ्य का स्मरण कर लिया तो निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। डीएनए तो वही, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं, बस सोचने की दिशा बदलनी होगी। सारी चीजें तो यही पड़ी हैं, कभी बिना संसाधन के हम कर रहे थे, आज एक सूत्र में बंधने की जरूरत है, ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं उसकी जरूरत है। वहीं से मेरे मन में प्रेरणा जगी कि 3 व्यक्तियों के मन में जो विश्वास है, इस विश्वास को इस प्रकार से जोड़ते हुए कड़ी का निर्माण करें जो औरों को भी प्रेरित करे और बताए कि तुम्हें क्षमता है लेकिन कमी कहाँ है। तुम चिंतित होते हो लेकिन चिंतन नहीं करते, तुम संघर्ष कर रहे हो, सहयोग नहीं करते। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में भी जब लोग जुड़ने लगे तो अनेक प्रकार के संघर्ष हर अध्याय में दिखते हैं। छोटे छोटे ईगो के नाम पर, अहंकार के नाम पर, अहम के नाम पर आपस में मिल नहीं पाते, अनेक बातों पर विवाद हो जाता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं उसका मूल संदेश यही है, संघर्ष नहीं सहयोग करें। छोटे छोटे बात पर संघर्ष होते हमने देखा है, उन लोगों के मन में भी देखा है जिनके मन में इस प्रकार का संकल्प है कि अपने जीवन काल में कुछ बिहार के लिए करें, लेकिन जब काम करने लगते हैं तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक प्रकार की आकांक्षा रखता, अपेक्षा रखता है, उसमें यदि पूर्ति नहीं पाता तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार की दुर्भावना विकसित होती और तब दोनों व्यक्तियों में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। इसको कैसे मिटाएं?
बिहार के बाहर अध्याय स्थापित करने का क्या कारण था? बिहार में जो स्थिति है मैंने आपको बताई, पूरे बिहार से लोग आए थे, 500 की संख्या थी, केवल 3 हाथ उठे थे। बिहार के बाहर जो लोग हैं, निश्चित उनके मन में एक प्रकार की पीड़ा भी है कि हम बिहार से बाहर हैं, लेकिन बिहार के बाहर रहते हुए अनेक प्रकार के दृष्टांतों को अनुभव भी कर चुके हैं। बिहार के बाहर जहाँ रहे वहाँ के क्षेत्र के विकास को भी देख चुके हैं। अनेक अनुभव भी मन में है, एक प्रकार की संवेदना भी है कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। क्षमता भी कहीं ना कहीं उनसे अधिक है जो बिहार में रहते हैं। उस प्रकार से भी यदि देखें तो बिहार यदि बदलना है तो इसमें केवल भूमिका उनकी नहीं है जो बिहार के अंदर रहते हैं, भूमिका सबकी, एक एक व्यक्ति की है जो कहीं बाहर बिहार के किसी विश्व के कोने में भी बैठा हो, उसकी संवेदना बिहार से जुड़ी है, क्योंकि बिहार हमारा है। किसी व्यक्ति के लिए किसी अन्य चीज का साधन हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में यदि हम सोचें तो निश्चित उस भूमि पे हर बिहारवासी का, हर भाई का, हर बहन का उतना ही अधिकार है जितना किसी और का है। और यदि भूमि के उत्कर्ष के लिए कोई कुछ करना चाहे, कुछ योगदान करना चाहे, तो निश्चित उसमें भी उसका पूरा भाग बनता है। परिकल्पना क्या है? शिक्षा में सुधार कैसे हो, सामाजिक स्तर पर। जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने जब एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में की थी तो हम लोगों ने बताया था कि हमारा एक स्कीम हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, मेंटर योर स्कूल। और हमने बताया था कि वेबसाइट हमारी बन जाएगी, वेबसाइट हम लोग देंगे। वेबसाइट आज बन गई है, लेकिन अभी भी पूर्ण उस रूप में नहीं है जिसको हम चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से उसको घोषित नहीं किया। लेकिन चैप्टर्स के अंदर बात हुई। अनेक लोग ऐसे हैं जो दुबई में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, आज अपने विद्यालयों से जुड़ रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि विद्यालय में शिक्षण का स्तर खराब है, शिक्षक खराब हैं, विद्यार्थी खराब हैं, तो चीजें कहीं बदलेंगी क्या? शिक्षक तो बदल पाएंगे नहीं, विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे, बिना पढ़े निकलते जाएंगे। यदि बदलनी जो चीजें हैं, कैसे बदलती? बेगूसराय का रहने वाला हूँ, बेगूसराय में 2 विद्यालय, मेरे ही गांव का विद्यालय मध्य विद्यालय बीहट और मध्य विद्यालय मोहनपुर, सरकारी विद्यालय हैं। लेकिन दोनों विद्यालयों में जब शिक्षक वैसे आए जिनके मन में प्रेरणा थी और समाज का सहयोग मिला, मॉडल स्कूल के रूप में पूरे जिले में जाने गए। अच्छे से पढ़ाई भी हुई, कंप्यूटर लैब भी लगे। जो चीजें सरकारी व्यवस्था में संभव नहीं दिखती थी, वो चीजें वहां पर आज दिखती हैं, लोग दूर दूर से देखने भी जाते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या बिहार के हर विद्यालय में नहीं हो सकता है? कमियां होंगी, कमियां बहुत होंगी, गिनने के लिए बहुत कुछ मिलेंगे, लेकिन मन में यदि संकल्प होगा कि परिवर्तन करना है, और प्रारंभ तो हम करेंगे उस रूप में कि समाज के अच्छे लोग जुड़े विद्यालय के साथ। अनेक लोग हैं जो दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, बाहर हैं, जब मिलते हैं और कभी पूछते हैं भाई तुम इतने बड़े बन गए, तुमने अपने गांव के विद्यालय के लिए क्या कभी कुछ किया? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी उसका उत्तर दिया हो कि हाँ मैंने कुछ किया है। यदि चीजें नहीं बदल रही तो कहीं ना कहीं उसमें दोषी हम भी हैं। दूसरे को दोष देना आसान हो सकता है कि रास्ते से बचकर निकल जाएं, लेकिन यदि हम सच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो दोष देना अलग बात है, प्रयास करें कि हम उसमें कर क्या सकते हैं। और इस प्रकार की सोच यदि बड़ी संख्या में लोगों के मन में उन्हें विकसित कर दी, निश्चित चीजें बदलेंगी। किसी भी क्रांति का प्रारंभ किसी एक संदेश से हो सकता है, परंतु क्रांति तभी फलित होती है, तभी परिणति को प्राप्त करती है जब हर व्यक्ति उसमें जुड़े। यज्ञ दावानल का स्वरूप तब ग्रहण करता है जब हर व्यक्ति उसमें आहुति दे। और बिहार के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार संदेश के साथ लोगों को जोड़ने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ निश्चित सफल होगा। 52,000 लोग केवल व्हाट्सएप ग्रुप सब लोगों ने बनाने शुरू किए थे जुलाई 2021। जुलाई 2021 से आज दिसंबर 2022 में करीब 1 साल 4-5 महीने के समय में 52,000 लोग जुड़ गए, जो बताता है क्या गति थी। 22 मार्च 2021 को संख्या करीब 25,000 के आसपास थी। पिछले 9 महीने में 27,000 लोग और जुड़े हैं। ये तो केवल व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। इसी सभागार में बहुत लोग आए हैं जो शायद ग्रुप में नहीं है। कितने लोग नहीं है ग्रुप में? देखिए इतने लोग बैठे हैं, तो ग्रुप वाले तो आए नहीं, ग्रुप के बाहर के लोग आ रहे हैं। जो बता रहा प्रभाव क्या है, एक संदेश जिसका प्रभाव उस रूप में है, अपने बिहार को बदलना है। शिक्षा में किस प्रकार के प्रयास हो सकते हैं? सामाजिक स्तर पर एक तो विद्यालय से हम जुड़ सकते हैं।
दूसरा प्रयास जिसका नाम हम लोग रखा शिक्षा दान। कोई व्यक्ति, कोई संस्थान यदि कुछ विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाना चाहे, कुछ विद्यार्थियों जो ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर हों उनके लिए कुछ अलग प्रकार की स्कीम्स लाना चाहे, तो इस अभियान के अंतर्गत उनके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे संस्थान भी सामने आए ताकि ऐसे लोग लाभान्वित हों। विद्यालय से जुड़ने के अनेक माध्यम हो सकते हैं। विद्यालय में आप शिक्षा दान भी दे सकते हैं, विद्यालय के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप उसका सहयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाया है उस पर सारी सुविधा उपलब्ध है। कोई व्यक्ति जाकर उस विद्यालयों की सूची भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है। अभी तक सरकारी सारे विद्यालयों की सूची उसमें आ गई है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल की सूची भी हम लोग शीघ्र उसमें अंकित कर देंगे ताकि कोई व्यक्ति उसको चुनकर अपने विद्यालय को चुन सके, अपने जिले को चुन सके, ब्लॉक को चुन सके और किस प्रकार से उसमें योगदान करना चाहता है उसको अंकित कर सके। उस डेटा के साथ हम लोग विद्यालय को जोड़ना चाहेंगे और विद्यालय उस रूप में जब जुड़ेंगे, निश्चित एक बड़े स्केल पर यदि उसको हम कर पाए, हर विद्यालय के साथ कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने जब लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम्स बनानी शुरू की तो हमने कहा कि हर ब्लॉक में टीम्स होनी चाहिए। और बाहर के अध्यायों को हम लोगों ने इसलिए जोड़ा, बाहर के अध्याय में ऐसे लोग जुड़े हैं जो सक्षम हैं, जिनके मन में दृष्टि भी अलग है, दृष्टि भी है जो बाहर देखती है और जानती है कि बिहार में यदि विकास में कुछ गति की कमी है तो उसका कारण क्या है। कारण है कि आपस में संघर्ष कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा संघर्षों में लगी हुई है। जैसे अक्सर मैं कहता हूं, किसी रथ को यदि 4 पशु मिलकर खींचते हो, एक पशु आगे जाना चाहे, दूसरा उसको बाएं ले जाना चाहे, तीसरा दाहिने जाना चाहे और चौथा पीछे जाना चाहेगा, तो उस रथ की क्या गति होगी? निश्चित रथ कभी गतिमान नहीं होगा। लेकिन यदि चारों पशुओं ने मिलकर एक दिशा में अपनी ऊर्जा लगा दी तो रथ की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं। समाज की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। यदि हम अलग अलग जाति संप्रदाय के नाम पर बढ़कर संघर्ष करते रहे और मूल विषयों से भटकते रहे तो मूल विषय सुधारने कोई और आएगा क्या? बिहार में यदि उद्योग नहीं लगे हैं और दोषारोपण करते रहे, सोचते रहेंगे बिहार का कारण तो ये है, तो कैसे भूल जाते हैं उस उद्यमिता को। उसी के साथ जब हम बहन आकृति वर्मा को देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार सिंगापुर में काम कर रही थी, एमबीए करने के बाद नौकरी कर रही थी सिंगापुर में, तो एक मन में भावना जगी कि अपने बिहार में उद्योग लगाएंगे। तो एकेवी वाल पुट्टी के साथ इन्होंने उद्योग स्थापित किया, उसकी ब्रांच दिल्ली में खुली है। करना तो शुरू करो, किसने तुम्हें रोक रखा है? उस भावना को हम जन्म देना चाहते हैं। मेंटरशिप किन लोगों को प्रदान करना होगा? वैसे लोग जो सफल हो चुके हैं। जैसे आकृति जी आज महिलाओं को मेंटर कर रही हैं, बताती हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम से जुड़ी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप समिट्स में भी उन्होंने बोला है कैसे उद्योग लाने की कल्पना इनके मन में जगह, एक सफल उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता है क्योंकि युवा शक्ति बिहार में, जैसा अभी शशिबाला जी भी बोल रही थी, सबसे अधिक जो पॉपुलेशन बिहार की है यूथ है और आने वाले समय में इनके लिए समस्या होगी रोजगार। शिक्षा तो समस्या है ही है, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी जब रोजगार के लिए सोचेंगे और सोच केवल यहीं तक रहेगी कि हम सरकारी नौकरी चाहते हैं तो बिहार का क्या होगा। लेकिन उनके मन में यदि उद्यमिता के भाव जागृत हों, उसके लिए संकल्पना क्या है? जो सक्षम है सहयोग करें। यूको बैंक का सहयोग हम लोगों को मिला पटना में, एग्री स्टार्टअप समिट में, आज भी सहयोग इस कार्यक्रम में मिला है। हम चाहते हैं कि वैसे लोग जो जानते हैं कि उद्योग कैसे लगाया जाए, समय समय पर उनके द्वारा उस प्रकार के स्टार्टअप समिट्स हों जिसमें कि जो लोग स्टार्टअप लगाना चाहते हैं आए, उनसे मार्गदर्शन लें। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन लोग जानते नहीं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी यदि मिल जाए, बैंक के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें बैंक लोन्स उपलब्ध कराती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो प्रमोट करती हैं इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप को, इस प्रकार के स्टार्टअप्स को। लेकिन जो यूथ हमारे कॉलेजेस से निकलते हैं उनमें अधिकांश कॉलेज में पढ़ भी रहे होते हैं, उनमें अधिकांश लोग जानते नहीं। लेकिन इस प्रकार सामाजिक स्तर पर प्रयास करने से निश्चित चीजें बदलेंगी। पटना में जब 5 जून को वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट हम लोगों ने किया था तो अनेक निवेशक बाहर से भी आए थे, अनेक निवेशक भारत के अलग शहरों से भी आए थे। उसमें से कुछ आज भी हैं, अनिल झा जी वहां भी आए थे, आज यहाँ भी हैं। लोग जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे सक्षम लोगों को जोड़ने का कारण यही है कि उनके द्वारा हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं का मार्गदर्शन हो। दिल्ली एनसीआर अध्याय यदि स्थापित हुई और हम चाहते हैं कि उसमें हर वैसे बिहारवासी को जोड़ें जो बिहार के लिए कुछ देना चाहता है, उसका कारण एक ही है क्योंकि यहाँ के माध्यम से अपने जिलों के अध्यायों से हमको जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने जिलों के जो युवा हैं उनको मार्गदर्शन दें। आप यदि आधा घंटा भी अपना निकालते हैं
और एक वीडियो बनाते हैं और अपने विद्यालय के साथ आप साझा करते हैं, या ऑनलाइन टॉक करते हैं गांव के विद्यालय के बच्चों के साथ, निश्चित उनके मन में प्रेरणा जगेगी जब देखेंगे कि हमारे ही पृष्ठभूमि से निकले हुए एक विद्यार्थी ने इस ख्याति को प्राप्त किया है, आज यहाँ पर हैं, और तब उनके मन में भावना निश्चित विकसित होगी। यदि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि अपने गांव में बच्चों से बात करें। बहुत लोग तो बहुत कुछ योजनाएं लेकर चल सकते हैं। यदि हमने प्रयास किया कि हम अपने गांव में चलो कुछ नहीं करेंगे, हम किसी के स्मरण में जो इस विषय में टॉप करेंगे उनके लिए हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे। हो सकता है आपके गांव के विद्यालय के लिए क्रांति ला दे, जिसमें बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं पढ़ना शुरू कर दें स्कॉलरशिप के लिए। और ऐसे अगर बहुत लोग प्रयास करने लगे तो आपको भी एक भाव जगेगा कि अपने गांव के विद्यालय से हम जुड़े, और विद्यालय में भाव जगेगा कि जो हमारे गांव के सफल व्यक्ति थे उन्होंने हमारे विद्यालय के लिए सोचा। उस भाव को हम जागृत करना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति जो सक्षम है सोचे कि कुछ आंशिक लेकिन निस्वार्थ योगदान मैं अपने बिहार के लिए करूं। मन की बात जो मन से निकलती है शुद्ध होती है, निश्चित मन को छूती है और लोग जुड़ते हैं। यदि हमारे पूर्वज उस समय जब संसाधन नहीं थे, सक्षम हो सके थे उस भारत को जोड़ने में जो छोटे छोटे राज्यों में बटा था, गणराज्यों में बटा था, कुछ तो बात थी। व्यक्ति व्यक्ति में आपस में ऐसे ही नहीं जुड़ता, लेकिन एक भावना जब जगती है जो बताती है कि जो कर रहे हैं सही है, जुड़ता है। और तभी तो आज भी आप अफगानी से बात करने जाएंगे तो आपकी भाषा में शायद बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब उस काल में जब बिहार से कोई जाता था तो निश्चित संवाद स्थापित होता, तभी तो हम शासन कर सके। भाषा भी अवरोधक नहीं थी, लिपि अलग थी, पूरे भारत में ब्राह्मी में लिखी जाती थी, अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन संदेश और भाव एक ही रहते थे। ये हमारे भारत की परंपरा रही है, हमारी विरासत रही है, और उस विरासत का केंद्र बिहार था। अपने स्थिति को हम भूले नहीं। आज इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, पिछले वर्ष जितने लोग आए थे, दिल्ली में लगभग 4 कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें मेरी भी उपस्थिति हुई है। इस वर्ष के अंत में जो लोग 2023 में आने वाले हैं, मैं चाहता था कि एक बार फिर से दिल्ली अध्याय की बैठक हो, हम लोग मिले हैं, और इस बार निश्चित रूप से हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ेंगे। कुछ लोगों के जुड़ने से बिहार का भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन अपने जीवन काल में यदि हम चाहते हैं तो इस संदेश को फैलाना होगा, बताना होगा हम क्यों पिछड़ रहे हैं। बिहार का यदि विकास करना है तो केवल यदि हम सोच लें कि सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो शायद वो गति नहीं होगी। जो गति तब होगी जब हर ऐसे लोगों को हम जोड़ेंगे जो कुछ योगदान करना चाहते हैं। युवाओं के लिए संदेश क्या रहता है? पहले स्थापित हो जाओ, परिश्रम के साथ स्थापित हो जाओ। स्थापना के लिए शॉर्टकट्स मत खोजो, परिश्रम करोगे हर प्रकार की सपनों की पूर्ति होती है, लेकिन एक बार स्थापित हो गए तो केवल अपने तक मत रहना, कुछ ऐसा योगदान अवश्य देना जिससे समाज में चीजें आगे बढ़ें। और इसीलिए ऐसे लोगों को जब जोड़ पा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर पा रहे हैं। जैसे आज पटना में, भागलपुर में 40-40 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस साल कुछ बच्चों एग्जाम भी देंगे, तो बाकी लोग अगले साल देंगे। ये तब कर पा रहे हैं जब ऐसे कुछ लोग सामने आए, संस्थान सामने आए जो सहयोग करने के लिए तत्पर हुए। तभी तो ऐसे 12,000 विद्यार्थियों की पिछले वर्ष परीक्षा हुई, 80 बच्चे चुने गए। इस बार फिर उसी प्रकार से परीक्षा आयोजित होने वाली हो रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही। तो छोटी बातें हैं, लेकिन मूल जो संदेश उद्यमिता का विकास, उसके लिए भी स्टार्टअप समिट हुआ, वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट हुआ, अभी रोहतास में समिट हुआ। अगले साल फिर हम लोग 22 मार्च को समिट करना चाह रहे हैं। प्रयास को समझना होगा। प्रयास कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, कार्यक्रमों का संदेश बड़ा है। कार्यक्रमों का संदेश यह है कि इस कार्यक्रम को आपको उस रूप में करना है कि हर जिले में, हर अनुमंडल में, हर पंचायत में इस प्रकार के कार्यक्रम होने लगे। लोग इस बातों पर चर्चा करने कि बिहार का विकास यदि करना है तो हमारी भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से हम उसमें योगदान दे सकते हैं। सोच को बदलना होगा, और जब हम करेंगे तो निश्चित है जो कल्पना अवधारणा हमारे मन में अपने जीवन काल निश्चित पूर्ण होगी। चीजें बहुत बदलने में समय नहीं लगता। अक्सर जब भी मैं रहा हूं तो 2 उदाहरण मैंने हमेशा दिए हैं जो अपने जीवन काल में मैंने सीखा कि इतिहास से जब संदेश लेते हैं और प्रयास करते हैं शुद्ध मन से, कैसे परिवर्तन होता है। पिछले वर्ष भी दिल्ली में जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने साझा किया था, क्योंकि मेरे जीवन के बड़े करीबी अनुभव है। बगहा में था, 2006 में पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या डकैतों द्वारा की गई थी। रातों रात पटना सिटी एसपी से गया था।
अजीब सा वातावरण था, सोचा भी नहीं था कि रात में पोस्टिंग हो जाएगी। और बगहा तक केवल नाम सुना था, चरित्र कैसा नहीं जानते थे। जब पहुंचे तो 6-7 दिन तो स्थिति को संभालने में लग गया। किसानों की हत्या के बाद पब्लिक ने पुलिस का विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, उसमें नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग हुई, 2 लोग मारे गए, तो बड़ी उपद्रव की स्थिति थी। जब नए एसपी की पोस्टिंग हुई तो लोगों की आकांक्षाएं भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का विश्वास भी था, क्योंकि चीजें बहुत समय से उसी प्रकार से चल रही थी। अंग्रेजों तक ने अपने गजेटियर में उस क्षेत्र के दियारे को यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया था। और लोग जब बात करते तो कहते तो महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। वाल्मीकि क्या थे? पहले वाल्मीकि में तो रत्नाकर ही थे। तो जब तब से अपराध चल रहा है तो चंपारण में बोला अपराध समाप्त कैसे होगा, और अपराध किस प्रकार का होता था। सिटी एसपी थे पटना में तो किडनैपिंग्स होती थी। किडनैपिंग्स जब होती थी तो स्कूल के बच्चे की होती थी, डॉक्टर्स की होती थी, बिजनेसमैन की होती थी। फोन पे रैंसम कॉल आता था, और एक किडनैपिंग हुई तो मतलब जब तक व्यक्ति मिलेगा नहीं तो 7 दिनों की नींद तो गई, सो भी नहीं पाते थे। हर प्रकार इस प्रकार का डर कि कहाँ प्रदर्शन होगा, कहाँ रैंसम कॉल आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति को मार दिया जाएगा। इस प्रकार की अवस्था में मानसिक तनाव में पुलिस में जीवन चल रहा था। और उस समय 2006 में कोई ना कोई व्यक्ति पटना से गायब रहता ही था, कोई कहीं इस प्रकार का चलता था। लेकिन जब बगहा पहुंचे तो वहां चीजें और भी विकराल रूप धारण किए हुए थे। पटना में तो रैंसम कॉल आता था लोगों के पास, बगहा में तो रैंसम कॉल आता ही नहीं था। वहां तो व्यक्ति चिट्ठी लेके आता था, और चिट्ठी लेकर देने आता था। उस चिट्ठी में लिखा रहता था इतने पैसे देने हैं, इतने बोरे चावल के चाहिए, इतने आटा के चाहिए, इतना सरसों का तेल भी चाहिए, चांद मार्का की लुंगी भी चाहिए। और इस सब पूरी सूची के बाद लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग का नाम, और उसके नीचे लिखा रहता था नोट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की सुविधा है। तो लगभग हर एफआईआर में जो वहां पर व्यक्ति के अपहरण के बाद दर्ज होते थे उसमें इस प्रकार की एक रैंसम लिस्ट भी रहती थी, और समय से चला आ रहा था। व्यवस्था ऐसी थी कि जो अपराधी थे उन्हीं गांवों के थे, सब लोग नाम भी जानते थे। खेती भी होती थी, बच्चों की शादी भी होती थी, और बच्चे पंचायत चुनाव तो लड़ते ही थे, कुछ के बच्चे तो विधानसभा चुनाव भी लड़ गए थे। एक व्यवस्था जो चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी, और लोग मान रहे थे कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। किडनैपिंग भी कभी कभी तो पूरे बस को ही रोक के किडनैप हर यात्री को कर लिया जाता था, और कभी कुछ घर में अनाज की कमी हुई तो जो दिख गया उसी को पकड़ लिया। तो अधिकांश केस दर्ज भी नहीं होते थे। अगर कुछ कम राशि के लिए पकड़े गए, छूट गए, तो कुछ हुआ ही नहीं, बोला पकड़े गए तो छूट के आ गए। लेकिन फिर भी संख्या करीब 50 से 100 केसेस के बीच में हर वर्ष दर्ज होते थे। स्थिति में परिवर्तन कैसे आए, इस पर जब चिंतन मैंने प्रारंभ किया, पहली बार मेरी पोस्टिंग के 7 दिनों बाद 2 व्यक्ति किडनैप हुए। जैसे ही किडनैपिंग की सूचना मन बड़ा विचलित हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स को मैंने फोन किया, बताया कि भाई स्थिति ये है। तो मुझे तो लगा बड़े अब लोग तनाव में आ जाएंगे, लेकिन कहा गया विकास तुम नए गए हो, बगहा में शुरू से ऐसे ही चलता रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। भाई किडनैपिंग तो आदमी की हो रही थी, पटना में हो रही थी, तो पूरे पटना में बिल्कुल लगता था कि आग लग गई है, लोग रोड पे कैंडल लाइट लेकर घूम रहे हैं। लेकिन बगहा के किडनैपिंग की किसी को चिंता ही नहीं। मन कहता था नहीं परिवर्तन तो करेंगे, बचपन से जिस भाव को लेकर चले हैं, बिहार आए, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। कैसे होगा? लोगों से बात की तो पता चला कि 320 एकड़ खेत डकैतों के कब्जे में है, जिसमें गन्ने की खेती होती है, लाखों रुपए इनके पास जाते हैं। पहला काम लोगों के इसको बंद कराएंगे, पुलिस के कैंप्स लगाएंगे, गन्ना कटेगा तो वैसा ही हुआ, गन्ना कटा, बिल में जमा हुआ, पैसा सरकार के खजाने में जमा हुआ। करीब 25 लाख रुपए तो केवल 2006-7 में गन्ना काटने के बाद सरकार के खजाने में आए। स्थिति यह बनी कि आर्थिक रीढ़ टूटी, और तब दिन रात छापेमारी तो चल ही रही थी। हमें लगा कि परिवर्तन केवल इससे नहीं होगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और कैसे जुड़ेंगे? परिवारों से भी जब बात होती है, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं भाव था कि महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है, तो हमारे व्यक्ति भी जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे। लेकिन तब जब इस बात को हम लोगों ने कहा कि यदि रत्नाकर ही रहे होते तो भला विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। और जब मन की बात, शुद्ध मन की बात छूती है, और केवल आम आदमी को भी नहीं छूती, डकैतों को भी छू जाती है।
और तब उस समय बिहार के सबसे जो बड़े अपराधी थे, कुछ समय के बाद उनके द्वारा भी तब आत्मसमर्पण किया गया जब 26 से अधिक गिरोह आत्मसमर्पण कर चुके थे अपने शस्त्रों के साथ। और जिस चंपारण को मिनी चंबल कहा जाता था, वो भौगोलिक परिस्थिति के कारण, डकैतों की उपस्थिति के कारण, वर्ष 2008 में जब मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो संख्या 0 पर आ गई थी, 0 किडनैपिंग्स। और केवल 1.5 वर्ष में ऐसा परिवर्तन हुआ जो उसके बाद स्थायी रहा। उसके बाद चंपारण में फिर किडनैपिंग बंद हो गई, सारे गिरोह जितने थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और तब पोस्टिंग हुई रोहतास से रोशन जी बैठे हुए हैं अभी, उस समय स्कूल में पढ़ा करते थे, इनके स्कूल में कार्यक्रम में गए थे, देखिए उतने प्रेरित हुआ, यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे चंपारण शशिबाला जी बैठी हुई हैं। तो जो चंपारण से संदेश समझ ही रहे होंगे कैसा चंपारण था, और मैंने उसको बदलते देखा है। रोहतास जब गए थे, रोहतास में स्थिति और विकट थी। चंपारण में तो लैंडमाइंस तो कभी घटना नहीं घटी थी, रोहतास में लैंडमाइन ब्लास्ट अक्सर हुआ करते थे। पहाड़ी पर करीब 3200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, जिसमें पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था, नीचे पुलिस के थाने रहते थे। उग्रवादियों की जब इच्छा होती, जंगल से आते, थानों पर हमला करते, चले जाते। ऊपर तक पहुंचने के मार्ग ऐसे थे, यदि ऊपर जाना हो तो 20 किलोमीटर तो कच्चा रास्ता ही था, ऊपर भी रास्ते कच्चे थे। और 20 किलोमीटर कच्चे रास्ते का पहाड़ी पर गाड़ियों के साथ जाएं और एक व्यक्ति भी बैठा हो तो लैंडमाइन ब्लास्ट करने में कोई समय नहीं लगता, मुठभेड़ करने में नुकसान ऊपर वाले का नहीं, नीचे से पुलिस जाती थी उनका ही होता था। और इस समय से चल रहा था। पहाड़ी पर रोहतास दुर्ग स्थापित था। आलोक रंजन जी भी रोहतास में उस समय के करीबी साथी रहे, जिनसे मेरा परिचय हुआ, और तब रोहतास जल रहा था। वर्ष 2006 में डीएसपी विक्रमगंज में शहीद हुए, पटना से केवल 1 घंटे की दूरी, 1.5 घंटे की दूरी है। 2 थानों पर हमला हुआ 2007 में, अनेक पुलिसकर्मी मारे गए। हर वर्ष बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे। प्रारंभ में मैं भी जब गया तो मन में संकल्पना थी, पगहा को तो बदलते देख चुका था, लेकिन रोहतास आसान नहीं था। फिर भी जहां लोग मना करते थे उस पहाड़ी पर जाने के लिए, मन में इच्छा थी परिवर्तन तो करेंगे। रोहतास दुर्ग की पीड़ा, उसकी व्यथा देखने लायक थी। जिस दुर्ग से कभी पूरे पूर्वी भारत पर शासन हुआ हो, जिस दुर्ग पर विजय प्राप्त करके उस समय के अफगान शासक शेरशाह सूरी इतने प्रेरित हुए कि उनके द्वारा जब भारत सम्राट बने, तो उसी नाम से आज झेलम के किनारे जो पाकिस्तान में है, रोहतास दुर्ग की स्थापना की गई। वो रोहतास फोर्ट जो उसके अनुकृति थी, आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। लेकिन पुराने रोहतास फोर्ट, जो मूल रोहतास फोर्ट, जिसको कभी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश के नाम से लोग जानते थे, जिसके सभी आदिवासी अपना उद्गम स्थल मानते थे, चाहे उरांव हो चाहे खरवार हो, उसकी दुर्दशा ऐसी थी कि शुद्ध रहने वाला कोई नहीं था। 15 अगस्त 26 जनवरी पर काले झंडे लहराए जाते थे, और वर्षों से उस पहाड़ी पर मतदान नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि उग्रवादियों के कारण बहिष्कार हो जाता है। स्थितियों में परिवर्तन कैसे हो? तो प्रारंभ में तो क्षेत्र को जब समझने निकले तो घूमते थे पहाड़ों पर, गाड़ियों से रात में चलते। यदि 60 किलोमीटर दूरी तय करनी हो, रात में करनी हो, तो गाड़ियों से ही जाएंगे। लेकिन गाड़ियों से जाएंगे तो लैंडमाइन से ब्लास्ट कर दिए जाएंगे, तो कैसे जाएं? प्रारंभ में 2 बार रात में गए। रोहतास किले पर तो पहले ही चढ़े, देखा क्षेत्र को, समझा, पता चला कुछ समय पहले ही उग्रवादी दस्ता यहीं से निकला है। 3 सितंबर 2008 को जब सोली पहुंचे, इसका घटना कई बार मैं बता चुका हूं, तो देखा कि अचानक जब गाड़ी रुकी तो सामने कोई व्यक्ति सेल्फ लोडिंग राइफल लिए खड़ा था, जो राइफल मेरे ऊपर तनी थी। दूरी मात्र 6 फीट। चल गई होती तो आज यहाँ 3 मूर्ति भवन में बिहार संवाद में नहीं रहता, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, तो आज खड़ा हूँ। व्यक्ति के मन में ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि अंदर की तरफ भागे, अपने साथियों को अलर्ट करने। करीब 60 की संख्या में थे, करीब 30 तो विद्यालय में थे, बाकी 30 गांव के अलग अलग घरों में थे। फायरिंग शुरू हुई तो 1000 गोलियां तो केवल 10 मिनटों में चल गई दोनों तरफ से। बड़ा कंफ्यूजन का वातावरण था, लग रहा था कहां से गोलियां चल रही हैं, लेकिन मन में संकल्प था चीजों को बदलना है। उग्रवादी जंगल की तरफ भागे, पुलिस भी 3 राइफल मिली, हम लोग भी जल्दी निकले। पहला अवसर था जब रोहतास की पहाड़ी पर उन्हीं के मांद में घुसकर पुलिस ने आक्रमण किया था और सफल होकर लौटे थे। युद्ध चल रहा था। कुछ समय के बाद उसी गांव में जब पुलिस दोबारा गई तो एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। गाड़ी आज भी रोहतास की पहाड़ी पर वैसे ही पड़ी हुई है, उसको उठाकर लाना आसान नहीं था।
अनेक अभियान उसके बाद ऑपरेशन रुद्रांश के नाम पर चले, जिसमें मन में पीड़ा मेरे तब हुई जब एक व्यक्ति हमारे शहीद हुए, साहब जवान कन्हैया सिंह। और तब लगा कि नहीं, परिवर्तन तो करेंगे बट इस तरह से नहीं चलेगा। अगर हम गाड़ियों से जाते रहे तो हम तो अवसर दे रहे हैं, अवसर नहीं देंगे। पैदल जाएंगे, चाहे दिन 10 किलोमीटर ही जाए, उतना ही चलेंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, योजना के साथ काम करेंगे और उसी पहाड़ पर रहेंगे। और खुद मैं बड़ी करीब 1000 लोगों के साथ हम लोगों ने जब शुरू किया था अक्टूबर 2008 में, तो बिहार का सबसे बड़ा अभियान था। 4 रातों तक हम गाँव में रहे, और जब गाँव में जाते तो लोग भाग जाते, उनको बुलाकर हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। जब बात करने लगे तो हर व्यक्ति के मन में वही बात, उसी भाव को देखा कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे तब जब आज की तरह संसाधन नहीं थे। ऐसे दुर्गों को जिसको कहा गया कि बल से नहीं केवल छल से ही जीता जा सकता है, और इसके बारे में स्वयं मुगल काल में लेखक फरिश्ता ने कहा कि अभेद्य है, वैसे दुर्ग को हमारे पूर्वजों ने निर्मित किया था। तब हम लोगों ने कहा कि यदि तुम्हारे पूर्वज ऐसा कर सकते थे, तुम्हें क्या कमी है? तुम क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो, पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हो, समाज के साथ संघर्ष कर रहे हो? यदि ऊर्जा तुमने सही दिशा में लगा दी तो एन अकबरी में लिखा गया इसमें 200 झरने तो केवल तुम्हारी इस पहाड़ी पर हैं। उस समय लिखा गया था, तो तुम देख सकते हो कितने पर्यटक उससे आकर्षित होंगे। इस क्षेत्र में तो विकास की असीम संभावना है, लेकिन तुम स्वयं अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। हम लोगों ने सोन महोत्सव नाम से एक परियोजना चलाई, जिसमें हम पूरे जिले के उन लोगों को हम लोगों ने कहा जो लोग सक्षम हैं, यदि आप चिकित्सक हैं तो आइए मेडिकल कैंप लगाइए, यदि आप व्यवसायी हैं कुछ दान दे सकते हैं तो आइए दान दीजिए। इन जो लोग मुख्य धारा से कट रहे हैं उनके लिए कुछ कीजिए। और किसी ने सोचा नहीं था कितनी जल्दी इतना परिवर्तन हो जाएगा। जिस क्षेत्र में लैंडमाइन ब्लास्ट आम थे, उस क्षेत्र के लोगों के मन में प्रेरणा जगेगी। लेकिन जब इतिहास की बात हुई, पूर्वजों की बात हुई, उनके अपने इतिहास उनको हमने स्मरण कराया, पुलिस ने उन दिवसों को बनाया जो उनके पूर्वजों के थे, चीजें बदलने लगी। जिन क्षेत्रों से कभी सूचना नहीं मिलती थी, पहाड़ के ऊपर न फोन काम करते थे न वायरलेस काम करती थी, केवल सैटेलाइट फोन से हम लोग काम कर पाते थे। 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लोगों के सहयोग से हमने रोहतास किले पर लगाया। अप्रैल 2009 में जब चुनाव कराने का हम लोगों ने प्रयास किया तो 6 बूथ 3 भवन पर पहाड़ी के ऊपर चुनाव होने थे। बीएसएफ की एक कंपनी लगाई गई थी, कंपनी पर चुनाव से पहली रात आक्रमण हो गया। बीएसएफ के इतिहास में मैदानी क्षेत्र में भारत के अंदर किसी कंपनी के ऊपर हमले का एक पहला उदाहरण था। इससे पहले बीएसएफ की किसी कंपनी पर हमला तब हुआ था जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में लड़ा गया था, लेकिन रोहतास जिले में ऐसा हुआ, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमला हुआ था। तब पहले चरण में चुनाव नहीं करा पाए, कंपनी को लौटाना पड़ा। एक जवान जख्मी हुए थे जिनको हेलीकॉप्टर से उन्होंने शिफ्ट किया था, लेकिन संकल्प प्रबल था कि चुनाव होंगे तो यहीं होंगे। और तब केवल 3 भवनों पर चुनाव कराने के लिए 9 मई 2009 को एक पूरी योजना बनी, जिसमें 1600 जवान लगे और 3 भवनों पर 1600 जवानों के साथ एक बड़ी ऑपरेशन के साथ, जिसको मैंने कई अवसर पर बताया भी, ब्लॉग में बहुत डिटेल में लिखा कैसे उन्होंने प्लान किया था, कैसे पानी के लिए दूर दूर से हम लोगों ने मशीन्स मंगाई, ड्रिलिंग मशीन्स, किस प्रकार से हम चढ़े अलग अलग रास्तों से। और तब जब चुनाव हुआ तो जिस क्षेत्र में करीब 20-25 साल से चुनाव नहीं हुआ था, लोग कहते थे बहिष्कार होता है, लोगों का सहयोग मिला, 50% लोगों ने मतदान किया। और तब धीरे धीरे करके ऐसी भावना जगी कि हमने उग्रवादियों के विरोध में कभी स्वर नहीं उठाया, कभी नहीं कहा, लेकिन लोग उग्रवादियों से पूछने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास क्यों रुका हुआ है। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो वो इस स्तर तक कर दिया कि भाई उनके सब जोनल कमांडर की हत्या तक कर दी। पुलिस ने थोड़ी कहा था, लेकिन ऐसा भय बना कि सभी उग्रवादी जो उस क्षेत्र में बड़े स्वच्छंद होकर विचरण किया करते थे, उनके द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण उन शस्त्रों के साथ कर दिया गया जो कभी उन्होंने पुलिस से ही लूटे थे। और शांति ऐसी बनी कि उग्रवाद मिट गया। रोहतास जो कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट था आज नहीं है। स्थिति ऐसी बनी कि जिन मार्गों पर कभी गोलियों से स्वागत होता था, पिछले साल इसी समय दिसंबर में जब मैं गया था तो करीब 40 किलोमीटर तक लोग रोड पर खड़े थे, देर रात्रि तक खड़े थे। कोई फूलों से स्वागत कर रहा था, कोई सिंगा बजा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, पारंपरिक अपने वाद्य यंत्र। और सुबह जब रोहतास किले पर कार्यक्रम के लिए पहुंचे
उस कार्यक्रम के लिए जिसका प्रारंभ हम लोगों ने 3 दिसंबर 2008 को किया था किले के नीचे से, उसको आज उसकी जयंती हम लोग किले के ऊपर मनाने जब पहुंचे, तो करीब 200 मीटर तक आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, आदिवासी लड़के ढोल बजा रहे थे। यह परिवर्तन, साक्षात परिवर्तन मैंने अपने जीवन काल में होते देखा। उस स्थान पर जिसको लोग अगम्य मानते थे, जिसके बारे में जो हम लोगों ने सबसे पहले 2008 में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई कि रोहतास पुलिस पर्यटकों का रोहतास किले पर स्वागत करती है, तो बहुत उपहास भी बनाते थे कि भाई जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, सब जानते हैं, उसमें आप क्यों लिख रहे हैं कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है। मेरे मन में सोच तो बड़ी क्लियर थी, सोच बदलनी है। जो पर्यटन स्थल, उसको पर्यटन स्थल क्यों नहीं बोले हैं। और इसीलिए तो हम लोगों ने रोहतास किले पर से करीब 100 बच्चों को बुलाया जो आदिवासी थे, उनको बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिलाई टूरिस्ट गाइड की। जो सोच थी ही नहीं, उस सोच को हमने लाने का प्रयास किया और उन बच्चों को हमने डेहरी ऑन सोन में रखकर ट्रेनिंग दी टूरिस्ट गाइड की। क्यों थी? उस समय हम भी जानते थे कि तुरंत कोई टूरिस्ट नहीं आने वाले, लेकिन उनको टूरिज्म का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भविष्य में संभावना है, यदि लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, तो निश्चित रोहतास एक टूरिस्ट हब बनेगा। आज देखिए कितने वर्ष में थे, केवल 14 वर्ष। रोहतास में रोपवे स्वीकृत है। हमने तब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि रोपवे बनना चाहिए, तभी टूरिस्ट आएंगे, तो चढ़ने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों के मन में ऐसी प्रेरणा जगी कि उन्होंने पुराने जो मार्ग थे, जिसकी अंग्रेजों ने गजटीज में चर्चा की, उसको खोज कर उसकी मरम्मती कर दी। आज वाहनों से आप रोहतास जा सकते हैं, किले तक जा सकते हैं। और आज सैकड़ों पर्यटक रोज इतने दुर्गम मार्ग होते हुए वो पहुंचते हैं। एक रेस्टोरेंट भी खुल गया है, एक होटल भी बन गया है वहां पर, जिसमें लोग जाते हैं, जहां दिन में भी कोई झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चीजें बदल गई, परिवर्तन संभव है। और ऐसा परिवर्तन जिसको लोग असंभव मानते थे, चाहे बघार आओ, रोहतास आओ, एक व्यक्ति, मेरी अपनी आंखों देखी बात है कि जब मन की भावना शुद्ध हो, संकल्प सुदृढ़ हो, उस पर लगे रहें, उसमें निष्ठा के साथ चीजें बदलती हैं। और जब बिहार को बदलने की हम लोग बात करते हैं, तो मैं तो मानता हूं बिल्कुल संभव है। कोई भी सपने देखने चाहिए, लेकिन स्वप्न तभी सफल होता है जब स्वप्न का आधार हो। और बिहार, एक विकसित बिहार के स्वप्न का आधार तो इतना स्पष्ट है कि हमारा इतिहास हर शब्द के साथ प्रेरित करता है, गवाही देता है कि हम क्या थे, क्या क्षमता हमारी आज भी है। डीएनए तो वही होगा, लेकिन सफल तभी होगा जब अंतर मन की भावना शुद्ध होगी। यदि आपस में मिलेंगे और मिलकर कहेंगे कि हम बिहार अच्छा बनाना चाहते हैं, कि लड़ेंगे कि हम इस जाति के हैं, तुम उस जाति को, और आपस संघर्ष करेंगे, बिहार नहीं बदलेगा, स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। बिहार बदलना है तो सोचना होगा, चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे बिहार के लोगों को हम लोग जो बाहर रहते हैं क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि आपकी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी तो आगे जरूर बढ़ी है, जो हमारे पूर्वजों की सोच की तरह विकसित होनी चाहिए। छोटे छोटे संघर्ष को मिटाने का यदि हम संकल्प ले लें, उदाहरण बन जाए, किसने रोका है? लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगा? स्वयं से ही तो होगा। यदि हम स्वयं दिल्ली भी आ गए और यहाँ भी उसी रूप में आपस में भेदभाव करेंगे, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो कहाँ हम उन लोगों को प्रेरित कर पाएंगे जो आज भी हैं? इस पूरे अभियान का संदेश एक ही है, प्रेरणा स्रोत बनो, दूसरों को प्रेरित करो, तभी बिहार बदलेगा। और प्रेरित करने का मतलब केवल प्रेरणा नहीं है, कुछ योगदान करना होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस कार्यक्रम को मैं देख रहा था। पिछले वर्ष जब कार्यक्रम हुआ था, कुछ ही लोग थे जिन्होंने उस कार्यक्रम में अपना उस रूप में आर्थिक सहयोग भी किया था, उस रूप में लगे भी थे। इस बार लेकिन उसी ग्रुप में मैं भी मैं देख रहा था, मन की भावना बता रही थी कैसे लोग जुड़ते हैं। जिसका जो संभव हो उसका, जिस व्यक्ति के मन में, सब लोग, काफी लोग बैठे हैं जिन्होंने सहयोग किया, तभी आज हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, तभी आज लिट्टी पार्टी भी हुई, तभी आज इसके बाद हाई टी भी होगा, तभी जो हम लोग बैच लगाकर बैठे हैं, सबके लिए कप्स बने, कैसे बने? हर व्यक्ति ने उसमें सहयोग किया। और इसी भावना को और दूर तक ले जाना है। बात केवल कार्यक्रमों के आयोजन तक ना रहे, हम उस रूप में संकल्प लें कि एक चैप्टर के रूप में हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर चैप्टर यदि है, दिल्ली एनसीआर चैप्टर किस प्रकार की प्रोजेक्ट्स ले सकती है? कैसा नहीं कर सकती है कि दिल्ली एनसीआर चैप्टर, इतने लोग बिहार के रहते हैं, हम बिहार के उन 40 बच्चों की जिम्मेदारी लें जो बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन बहुत गरीब है, उनको दिल्ली एनसीआर चैप्टर स्कॉलरशिप दे। संभव है कि नहीं संभव है? उसमें हर व्यक्ति कुछ योगदान दे और इस प्रकार के चुनते हैं, क्या ये नहीं संभव है?
कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने बिहार के लोग पढ़ने आते हैं, मार्गदर्शन का अभाव रहता है, इतने लोग बिहार से बाहर दिखाने आते हैं, चिकित्सकों के बारे में जानकारी का अभाव रहता है। हम ऐसे किसी केंद्र का निर्माण करें जहां पर सूचना दे सकें, लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। संभावनाएं असीम है। अभी सौरभ मिश्रा जी बैठे हैं, नोएडा में रहते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस को लेट्स इंस्पायर बिहार का ऑफिस घोषित कर दिया, लेकिन केवल घोषित करने से सफल नहीं होगा। सफल कैसे होगा? जब ऐसे बिहार के लोग नोएडा में रहते हैं, इनके साथ जुड़े, इनका सहयोग करें और इनके साथ मिलकर जो लोग नोएडा बिहार के बाहर आते हैं उसको उस केंद्र के रूप में विकसित करें कि वहां पर लोग मिलने भी आए, योजनाओं पर विकास भी हो, समय समय पर बैठकें भी हो। और वैसे ही केंद्र यदि नोएडा के अलावा गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, उत्तरी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में, केंद्रीय दिल्ली में विकसित हो तो क्या चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी? लेकिन क्या केवल इतने कम लोग रहेंगे तो होगा? लोगों को जोड़ना होगा। इस अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अभियान बिहार का है, बिहार के भविष्य के लिए है। और यदि चाहते हो तो इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। बड़े परिवर्तन तब हुए हैं जब व्यक्ति के मन में स्वार्थ नहीं रहा हो, बिना स्वार्थ के उसने योगदान देना प्रारंभ किया हो। किसी व्यक्ति के मन में यदि स्वार्थ होगा तो बड़े परिवर्तन संभव नहीं। जब अभियान से शुरू में लोगों को जोड़ना शुरू किया, लोगों के मेरा क्या लाभ? हमने कहा भाई जो व्यक्ति केवल इसकी सोच यही हो कि मेरा क्या लाभ, वो इतिहास में परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन जब भी हुआ है उसका सूत्रपात किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसके मन में स्वार्थ नहीं था। यदि अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना तब संभव हुई और सैकड़ों वर्षों तक स्थापित रही, उसका कारण वो आचार्य था जो पाटलिपुत्र से निकला था और तक्षशिला में रहता था, आचार्य चाणक्य। उन आचार्य के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। पूरे भारत को एक छत्र के नीचे स्थापित करने के बाद भी महल में निवास करने तक की अभिलाषा नहीं थी। तभी तो ऐसा परिवर्तन संभव हुआ। और वो भाव जब हमारे पूर्वज, किसी एक पूर्वज में था कि पूरे भारत के भविष्य को मैं धारण कर सकता हूँ। व्यक्ति की क्षमता क्या है? अक्सर क्या, तो हर कार्यक्रम में उस उपनिषद के मंत्र का स्मरण करता हूँ जो कभी प्राचीन ऋषि ने उसकी दृष्टि की थी। ऋषि ने कहा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था वह पूर्ण है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। क्या दृष्टि थी? किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम कहते हैं तो क्या आप कहते हैं कोई व्यक्ति कंप्लीट है? हर व्यक्ति में कोई ना कोई में कमी तो पाते ही है। किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं क्या श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, बोलते हैं क्या? या किसी ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं क्या? निश्चित है किसी साधारण व्यक्ति से हम पूछेंगे तो उसका आंसर नकारात्मक ही होगा। लेकिन ऋषि की दृष्टि क्या थी? ऋषि ने कहा जो पूर्ण है पूर्ण रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य क्या था? यदि सोने को काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटेंगे, तो छोटे से का जो टुकड़ा होगा वो स्वर्ण ही होगा। उसके गुण स्वर्ण के ही तो होंगे, लोहे के तो नहीं हो जाएंगे। और जब हम कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कुछ ना कुछ अंश है। और यदि कहते हैं और मानते हैं तो परमात्मा के यदि अंश भी होगा तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? असीम, जो समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखता हो। क्या परमात्मा के गुणों को हम किलोग्राम में, किलोमीटर में परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और यदि गुण असीम है, उसका छोटा अंश भी हमारे अंदर विद्यमान है, तो हमारी क्षमता क्या होगी? इन्फिनिटी को कितना भी डिवाइड करोगे, छोटे से छोटा कण क्या होगा? असीम ही तो रहेगा। और हर व्यक्ति यदि चिंतन करे, तुम अगर सोचते हो कि कोई लक्ष्य कठिन है, तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो व्यक्ति जिसके अंदर पूरे सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, यदि कहता हो कोई लक्ष्य कठिन है, तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। आपने हर शक्ति, हर सामर्थ्य है, और अपने बिहार का भविष्य बदलने का सामर्थ्य तो हर उस बिहार वासी में है जो आज कहीं ना कहीं निराश होता है। मन से इस निराशा के भाव को मिटाओ, मिलकर संघर्षों को मिटाकर सहयोग की भावना को जन्म दो, और उस अभियान के एक प्रेरणा स्रोत बनो जो दूसरों को जोड़े। बिना जुड़े कोई भी क्रांति तभी संभव होती है जब उस भावना को प्रसारित करते हैं। यज्ञ दावानल तभी बनता है जब उसमें आहुति पड़ती है, और आहुति हर व्यक्ति को देनी होगी। शुरुआत में, प्रारंभ में निश्चित है बहुत लोग
को लगेगा कि संभव नहीं है, लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद की बात मैं स्मरण कराता हूँ, कहते थे कि भाई जब आप कोई नया काम प्रारंभ करते हैं तो शुरू में उपहास बनाते हैं, फिर भी आप नहीं रुकते तो कुछ समय के बाद आपका विरोध करने लगते हैं। उससे भी यदि आप नहीं रुके, आप चलते रहे उस दृढ़ निश्चय के साथ, तो उसके बाद लोग आपके साथ हो जाते हैं। और जिस संकल्पना को लेकर हम चले हैं, एक स्वप्न है उस बिहार का जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, जो विकसित हो, जिसका आधार इतिहास है, विरासत है, चिंतन है जो हमारे पूर्वजों की थी। और यदि शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से हम लोगों को जोड़ने में सफल हो सके, निश्चित अपने जीवन काल में उस क्रांति को देखेंगे जिस प्रकार की परिवर्तन की बात मैंने अपने छोटे से जीवन काल में पुलिस के कैरियर में देखी। असंभव भी संभव है यदि लोग मन से जुड़े, मन से हम जोड़ पाए। तो इस सभागार से इस वर्ष के अंत में मेरा संदेश यही होगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आराधना जी बैठी हैं, बक्सर की हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रही है, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनके द्वारा भी संदेश दिया। कैसे प्रेरित हुई मैं तो कभी नहीं जानता था, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा आराधना है, लेकिन कैसे एक प्रेरणा प्रसारित होती है उसकी साक्षात उदाहरण बैठी है। और उनके कंपनी से और लोग भी आए हैं, कैसे हुआ एक संदेश। और इसलिए मैं कहता हूं तब जब संसाधन नहीं थे तब तुम्हारी प्रेरणा ऐसी थी जो सुदूर कोरिया में, वियतनाम में लोगों को प्रेरित कर रही थी। आज तो संसाधन ऐसे हैं कि केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में 52,000 लोग को जोड़ पा रहे हैं। उस वैशाली के सत्तागार में 7,707 गणराज्य चुनकर पूरे उत्तर बिहार से आते थे, हर वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। 7,707 लोग कैसे संबोधित होते होंगे? बिल्कुल इसी शांति की अवस्था में, जहां कोई शोर न हो, कोई स्वर न हो, मन एक हो, तभी तो हम कर पाएंगे। यदि मन में इस प्रकार का विरोध होता है, और वैशाली क्यों उसका पतन हुआ, इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे। यदि मगध हावी हुआ और वैशाली का पतन हुआ तो उसका कारण था इस प्रकार के सहयोग की भावना का अंत हुआ। लोग आपस में लड़ने लगे, उस फूट का बीज मगध ने बोया था। उनके अमात्य वसाकार पहुंचे थे, 3 वर्ष तक रहे थे, और वैशाली के सभी प्रतिनिधियों को जो चुनकर आते थे उनको लड़ाने का काम किया, सफल हो गए। मतलब है कि आधार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया था। लेकिन यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो उस सहयोग की भावना को आधार के साथ चलना होगा। ये तभी संभव है जब ऐसे कुछ लोग हों जो झुके नहीं, डिगे नहीं और किसी भी मार्ग पर रुके नहीं। ऐसे लोगों को तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप यहाँ आए पूरी तन्मयता के साथ, सभी वक्ताओं को आपने सुना। अभी और वक्ता भी श्रेष्ठ हैं, बचे हैं, शेष हैं। उसके बाद एक ओपन हाउस सेशन हम लोगों ने रखा है, जिसमें और लोगों से भी हम लोग बातें सुनना भी चाहेंगे, कुछ प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी देना चाहेंगे। मेरे मन में भाव बड़ा स्पष्ट है। मैं तो देख पा रहा हूं कि यदि इसको हमने इस रूप में लोगों को जोड़ना शुरू किया, इसके बाद 24 तारीख को मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई में भी बिहार में जो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार का चैप्टर है, उससे जुड़े लोगों से बात होगी। किसी को नहीं जानता था, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़े, और आज मुंबई अध्याय में 300 लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद 25 को बेंगलोर जा रहा हूँ। बेंगलुरु में भी शायद 1-2 लोगों को जानता था जो मेरे साथ IIT में पढ़े थे, लेकिन आज बेंगलोर अध्याय में 800 लोग जुड़े हुए हैं। और वहाँ भी 25 कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रृंखला जब प्रारंभ होती है, गति पकड़ती है, तो बहुत तीव्रता आने में समय नहीं लगता। और आज के समय में जो संसाधन है, निश्चित हम इन संदेशों का प्रसार तो कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं कि हर बात में विकास की बात ही चले। आप में क्या कमी है, उन संदेशों का धारण करो, उनके वाहक बनो और लोगों को प्रेरित करो। बताओ कि यदि बिहार को बदलना है, बनाना है, तो चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा, संघर्ष छोड़कर सहयोग करना होगा। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।